गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी थर्ड ईयर बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, हम पढ़ रहे थे इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी का आज पॉइंट है थर्ड। टॉपिक अपना क्या है? इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी और इसका पार्ट है आज थर्ड। हम पढ़ रहे थे टाइप ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दो प्रकार की थी, एक तो थी इनेट इम्यूनिटी, एक तो थी इनेट इम्यूनिटी, सेकंड थी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आज हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा। अब देखिए उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है। इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा होती है वो बच्चे में जन्म से ही उपस्थित नहीं होती। क्या नहीं होती? इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा होगी वो बच्चे में जन्म से उपस्थित नहीं होती। जन्म के पश्चात जो बच्चा होता है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर के संपर्क में आने से प्राप्त करता है, या फिर उस बालक में किसी इंजेक्शन के द्वारा क्या की जाती है, इस प्रकार की जो इंजेक्शन है, जो बालक है उसमें इंजेक्शन के द्वारा एंटीजन प्रवेश करवा के इस प्रकार की प्रतिरक्षा क्या की जाती है, उत्पन्न की जाती है। तो इस प्रकार यदि टीके के द्वारा किसी बालक में एंटीजन प्रवेश करवाकर एंटीबॉडी उत्पन्न की जाए यानी प्रतिरक्षा उत्पन्न की जाए तो उसको क्या बोलते हैं? उपार्जित प्रतिरक्षा कहा जाता है। अब उपार्जित प्रतिरक्षा है वो दो प्रकार की होती है। नंबर एक है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। सेकंड है अपनी पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है दो प्रकार की होती है। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। सेकंड है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। तो हम नंबर एक पढ़ेंगे एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। तो देखिए सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है। एक मनुष्य होता है वो प्रतिदिन अनेक प्रकार के रोगाणुओं के क्या आता है, संपर्क में आता है। एक मनुष्य होता है वो प्रतिदिन अनेक प्रकार के रोगाणुओं के क्या आता है, संपर्क में आता है। ठीक है, तो रोगाणुओं के जब संपर्क में आता है तो रोगाणु उसके शरीर में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। अब शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणु किसकी तरह व्यवहार करते हैं? एंटीजन की तरह व्यवहार करते हैं। जब ये रोगाणु शरीर में प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करने वाले रोगाणु एंटीजन की तरह क्या करते हैं,
चिकन पॉक्स और खसरा के लिए जीवन पर्यंत तक हो सकती है, बट जो इंटेस्टाइनल रोग होते हैं, आंतरीय रोग, आंतरीय जो रोग होते हैं आंत से संबंधित, उसके लिए ये प्रतिरक्षा होती है वो अल्पकालिक होती है, यानी ये जीवन पर्यंत नहीं होती, उसके लिए क्या होती है, अल्पकालिक होती है। तो इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा है वो क्या है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो दो प्रकार की है। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने प्रकार की है, दो प्रकार की। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने प्रकार की है, दो प्रकार की। नंबर एक है नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सेकंड है आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और सीधा भी लिख सकते हो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो प्रकार की है, प्राकृतिक और कृत्रिम। अब अपन बात करेंगे नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी प्राकृतिक सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। इसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। इसको क्या बोलेंगे, कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा। तो प्रतिरक्षा को दो प्रकार की है, एक तो प्राकृतिक सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, सेकंड है कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। तो नंबर एक हम बात करते हैं प्राकृतिक सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा की। जैसे यदि कोई व्यक्ति चेचक के रोग से ग्रसित हो गया, क्या हो गया, चेचक के रोग से ग्रसित हो गया, यानी चेचक के रोग क्या हो गया, उसमें चेचक का रोग हो गया। अब वह व्यक्ति जिसमें चेचक का रोग है वह उस चेचक के रोग से संघर्ष कर क्या कर जाता है, मतलब उससे ठीक हो जाता है। एक बार चेचक के रोग से ग्रसित होने के पश्चात वह व्यक्ति जब स्वस्थ होता है, क्या होता है, स्वस्थ होता है, तो पुनः वह चेचक के रोग से ग्रसित नहीं होता। तो पुनः वह चेचक के रोग से ग्रसित नहीं होता, क्यों, क्योंकि उस व्यक्ति में इस चेचक के रोग के प्रति एंटीबॉडी है वो पहले से ही उपस्थित है। बालिका में चेचक का वायरस इसके अंदर प्रवेश भी कर गया तो वह एंटीबॉडी उसको क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। तो इस प्रकार कोई भी व्यक्ति एक बार चेचक के रोग से ग्रसित हो गया और ग्रसित होकर वे ठीक हो गया तो यानी स्वस्थ हो गया, तो पुनः चेचक के रोग से ग्रसित नहीं होता, क्योंकि इस चेचक के रोग के प्रति उसमें पहले से ही एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा होती है वो नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी प्राकृतिक सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा कहलाती है। सेकंड कौन सी है, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। तो कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा कौन सी होती है, इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा होती है वो बच्चे में टीके के द्वारा बच्चे को या किसी भी मनुष्य को टीके के द्वारा क्या होती है, प्राप्त होती है। तो इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा होती है वो किसी मनुष्य या बालक में टीके के द्वारा, बालक या किसी भी मनुष्य को टीके के द्वारा क्या होती है, प्राप्त होती है। टीके के द्वारा उसके शरीर में क्या प्रवेश करवाए जाते हैं, एंटीजन, क्या प्रवेश करवाए जाते हैं, एंटीजन प्रवेश करवाए जाते हैं। अब ये एंटीजन होते हैं
प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय बना देती है। प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है वो एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। तो ये टीके क्या होते हैं, या तो कोई जीवित एंटीजन होता है या फिर जो अर्धमरित या मरित, इसके अलावा जीवित एंटीजन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यानी जो लिविंग और इसके अलावा किल्ड बैक्टीरिया जो वायरस होते हैं उसको जब किसी व्यक्ति की बॉडी में प्रवेश करवाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, टीके यानी वैक्सीन बोला जाता है। अब टीके की खोज की थी सर्वप्रथम किसने, एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने। उन्होंने सर्वप्रथम जेम्स टिप्स नामक बालक को चेचक का टीका लगाया था। इसका चेचक का टीका लगाया था, जिसके कारण वह बालक चेचक के रोग से क्या हो गया था, स्वस्थ भी हो गया था। अब देखिए इसको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी मानते हैं, इसको एडवर्ड जेनर को। अब देखिए जो वैक्सीन है उसको दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, दो भाग। एक तो होती है बैक्टीरियल वैक्सीन। अब बैक्टीरियल वैक्सीन क्या होगी, जिसके द्वारा इसमें जो बैक्टीरिया है वो बॉडी में क्या करवाए जाते हैं, बैक्टीरिया एंटीजन के रूप में बॉडी में क्या करवाए जाते हैं, इसमें प्रवेश करवाए जाते हैं। बैक्टीरिया क्या करवाए जाते हैं, प्रवेश करवाए जाते हैं। जैसे ट्यूबरकुलोसिस के लिए लिविंग बैक्टीरिया को क्या करवाया जाता है, किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करवाया जाता है। तो लिविंग ट्यूबरकुलोसिस के लिए किसका टीका लगाया जाता है, BCG का। तो देखिए ट्यूबरकुलोसिस है, उसके लिए जब किसी व्यक्ति में ट्यूबरकुलोसिस रोग हो जाता है उसको BCG का टीका लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, BCG का टीका लगाया जाता है। और उस टीके के अंदर क्या होती हैं, ये जीवित बैक्टीरिया होती हैं। क्या होती हैं, जीवित बैक्टीरिया होती हैं। एक होते हैं किल्ड यानी मरित, जैसे टाइफाइड के लिए TAB का टीका, ट्यूबरकुलोसिस के लिए BCG का इंजेक्शन लगाते हैं। BCG के इंजेक्शन में होता क्या है, लिविंग बैक्टीरिया होते हैं। और टाइफाइड के लिए TAB का टीका लगाया जाता है, उसमें क्या है, ये किल्ड यानी मृत बैक्टीरिया शरीर के अंदर प्रवेश करवाए जाते हैं। सेकंड है अपने वायरल वैक्सीन। सेकंड कौन सा है, एक होता है बैक्टीरियल वैक्सीन। सेकंड अपने बात करते हैं किसकी, सेकंड है अपना वायरल वैक्सीन। अब देखिए लिविंग यानी जीवित, ओरल पोलियो माइलिटिस। अब देखिए ओरल पोलियो के लिए क्या लगाया जाता है, उसमें जो व्यक्ति होते हैं ओरल पोलियो से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं उसमें लिविंग वायरस प्रवेश करवाए जाते हैं, यानी जीवित वायरस प्रवेश करवाए जाते हैं। किसके रूप में, एंटीजन के रूप में। एक होता है किल्ड। अब देखिए ओरल पोलियो माइलिटिस के लिए शार्क वैक्सीन। तो
त्वरित वायरस को रोगी व्यक्ति के शरीर में क्या करवाया जाता है, प्रवेश करवाया जाता है। सेकंड है अपनी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अपन बात करें थे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो प्रकार की थी। एक होती एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हमने पढ़ ली है। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो प्रकार की है, एक तो है नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी का सेकंड टाइप कौन सा था? पहला एक्टिव था, सेकंड कौन सा था अपने पास? पैसिव। कौन सा था सेकंड अपने पास? पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। अब निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है? इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा होती है वो प्राणी में एंटीजन के प्रवेश करने और एंटीजन के नहीं प्रवेश करवाने के कारण भी क्या होती है? उत्पन्न होती है। आप किसी टीके के द्वारा उसमें एंटीजन प्रवेश करवाओगे किसी प्राणी के अंदर तो भी उत्पन्न होगी, और आप किसी टीके के द्वारा उसमें एंटीजन प्रवेश नहीं भी करवाओगे तो भी उसमें इस प्रकार की एंटीबॉडी क्या होती है, इस प्रकार की प्रतिरक्षा क्या होती है? उत्पन्न होती है। परंतु इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा होती है वो कुछ ही समय के लिए होती है। यानी इस एंटीजन के प्रति जो एंटीबॉडी बनते हैं, क्या बनते हैं? एंटीबॉडी। क्या बनते हैं? एंटीबॉडी। ये जो एंटीबॉडी होती है वो कुछ ही समय के लिए होती है। एंटीबॉडी क्या होती है? कुछ ही समय के लिए होती है। कुछ समय पश्चात ये एंटीबॉडी अपने आप क्या हो जाती है? निष्क्रिय हो जाती है। क्या हो जाती है? अपने आप निष्क्रिय हो जाती है। अतः इसे क्या बोलते हैं? पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। तो इस प्रकार बने हुए जो एंटीबॉडी थे वो कुछ समय पश्चात अपने आप क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा कहा जाता है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा के दौरान क्या होता है कि यदि किसी बालक के जो माँ है उसके अंदर किसी प्रकार की यदि प्रतिरक्षा है, यानी किसी भी रोग के प्रति प्रतिरक्षा है, तो यह प्रतिरक्षा जो आप सभी जानते हो कि ये एम्ब्रियो तथा माता के गर्भाशय के मध्य बनने वाले उत्तकीय संबंध को क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। अगर माँ के अंदर किसी भी रोग के प्रति एंटीबॉडी बनी हुई है तो यह एंटीबॉडी प्लेसेंटा के द्वारा इस एम्ब्रियो के अंदर क्या हो जाती है? स्थानांतरित हो जाती है। परंतु एम्ब्रियो में स्थानांतरित होने वाली यह जो एंटीबॉडी होती है उन रोगों के प्रति अस्थायी होती है, यानी कुछ ही समय पश्चात ये अपने आप क्या हो जाती है? निष्क्रिय हो जाती है। क्या हो जाती है? निष्क्रिय हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी जो बच्चा है उसकी माँ के अंदर डिप्थीरिया इसके अलावा पोलियो, डिप्थीरिया या पोलियो रोग के प्रति क्या है? उस माता के ब्लड में एंटीबॉडी उपस्थित है। क्या है? एंटीबॉडी उपस्थित है। तो ये एंटीबॉडी होती है इस प्लेसेंटा के द्वारा एम्ब्रियो के अंदर क्या हो जाती है? स्थानांतरित हो जाती है। परंतु ये एंटीबॉडी होती है इन लोगों के प्रति कुछ ही टाइम के लिए होती है। कुछ समय पश्चात अपने आप क्या हो जाती है? निष्क्रिय हो जाती है। अतः इस प्रकार की इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा को क्या बोलते हैं? पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। अब देखिए पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो दो प्रकार की होती है। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। नंबर एक, है आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
आर्टिफिशियल पेशी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कृत्रिम निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, कृत्रिम निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। सेकंड है इसका टाइप नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्राकृतिक निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। प्राकृतिक निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। तो प्रतिरक्षा कितनी प्रकार की है, दो प्रकार की है। एक तो है आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। कृत्रिम निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है, वो देखिए। कृत्रिम उपार्जित निष्क्रिय प्रतिरक्षा के दौरान क्या होता है कि किसी घोड़े के शरीर में क्या प्रवेश करवाए जाते हैं, एंटीजन प्रवेश करवाए जाते हैं। घोड़े के शरीर में क्या प्रवेश करवाते हैं, एंटीजन प्रवेश करवाते हैं। क्या प्रवेश कराते हैं, एंटीजन। ये एंटीजन या तो अलग क्रियाशील होते हैं या फिर क्या होते हैं, मृत होते हैं। या एंटीजन या तो अलग क्रियाशील होंगे या फिर क्या होते हैं, ये मृत होते हैं। इन एंटीजन को घोड़े के शरीर में जैसे ही प्रवेश करवाया जाता है, तो इस घोड़े के शरीर में यानी घोड़े का जो ब्लड है उसके अंदर इस एंटीजन के प्रति विशेष प्रकार की एंटीबॉडी का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इसका निर्माण हो जाता है, एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार बनने वाली एंटीबॉडी को घोड़े के ब्लड सीरम से क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। ये एंटीबॉडी बनने के तुरंत बाद घोड़े के ब्लड सीरम से क्या कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। ब्लड सीरम से अलग करके इस एंटीबॉडी को टीटनस रोग से ग्रसित, इस रोग से टीटनस रोग से ग्रसित व्यक्ति के अंदर क्या किया जाता है, इसको स्थानांतरित किया जाता है। जैसे ही टीटनस रोग से ग्रसित व्यक्ति के अंदर इस एंटीबॉडी को स्थानांतरित किया जाता है, तो टीटनस रोग से ग्रसित व्यक्ति को तुरंत ही क्या मिलती है, राहत मिलती है। अतः इस प्रकार की एंटीबॉडी को क्या बोलते हैं, कृत्रिम निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा कहा जाता है। सेकंड कौन सी है, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी प्राकृतिक निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा होती है वो किसी भी प्राणी के अंदर इंजेक्शन के द्वारा उत्पन्न की जाती है। यानी इसमें इंजेक्शन के द्वारा क्या प्रवेश करवाए जाते हैं, एंटीजन प्रवेश करवाए जाते हैं। क्या प्रवेश करवाए जाते हैं, उसमें एंटीजन प्रवेश करवाए जाते हैं। जैसे ही एंटीजन उस प्राणी के शरीर में प्रवेश करवाएंगे, तो ये जो एंटीजन होते हैं उस प्राणी के अंदर रोग उत्पन्न नहीं करते। क्या नहीं करते, एंटीजन उस प्राणी के अंदर रोग उत्पन्न नहीं करते, बल्कि ये इम्यून सिस्टम, इसको इम्यून सिस्टम को क्या कर देते हैं, ये सक्रिय कर देते हैं। क्या बना देते हैं, सक्रिय बना देते हैं। जैसे ही इम्यून सिस्टम सक्रिय होगा, इन एंटीजन के प्रति एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इस एंटीजन के प्रति एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इस प्रकार बनने वाली जो एंटीबॉडी होती है उसको क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी बन गई, यानी एक विशेष प्रकार की क्या बन गई, उस व्यक्ति में प्रतिरक्षा बन गई, जो किसी रोग के प्रति उसको क्या प्रदान करेगी, सुरक्षा प्रदान करती है। अतः एंटीजन प्रवेश करवा के जो एंटीबॉडी उत्पन्न की गई, यानी जो प्रतिरक्षा उस व्यक्ति में उत्पन्न की गई, उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा
कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसमें? प्राकृतिक निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा कहा जाता है। इसी प्रकार एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 टाइप की थी अपनी, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव के 2 टाइप थे, नेचुरल और आर्टिफिशियल। सेकंड पार्ट है अपना एक्वायर्ड का पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि 2 प्रकार की है, एक तो है आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सेकंड कौन सी है? नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसी के साथ इम्यूनिटी के टाइप्स अपने कंप्लीट होते हैं। आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।